चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक चल रहा था, बेसिकली चल रहा था हमारा क्या बेटा, इंडेस 103। इंडेस 103 को मैंने जितने भी कोशिश की है, टॉपिक्स करवाए हैं और टॉपिक्स के साथ साथ मैंने उनके एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं। अभी मैं एग्जाम पेपर पर नहीं आया हूं, जितने भी एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उन पर डिस्कस करूंगा। बट अभी मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट प्लस उसका एक कंसेप्ट प्लस उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवा करके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्चुअल जो चीजें हैं वो एक बार प्रॉपर तरीके से हो जाए। देन उसके बाद फिर हम सीधे आएंगे अपने एग्जाम पेपर की तरफ। अभी भी 2 से 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आपके बचे हुए हैं, जिनमें अब जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो मैं टॉपिक लेने वाला हूं रिकंस्ट्रक्शन। क्या लेने वाला हूं बेटा? रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन भी बेसिकली आपके पास दो तरीके का होगा। एक तो है मेरे बच्चे इंटरनल। क्या है? इंटरनल। इसका कलम ही अलग है। चलिए, क्या बेटा इसमें बताओ? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंदर जैसे कि मर्जर है आपका, अमालगमेशन है आपका, यानी कि जहां पर आप बाहरी चीजों से एक्सटर्नली उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। देखो, बीमारियां दो तरीके की होती हैं। एक होता है ऊपर वाली बीमारी, ऊपर का हो गया, बोलो ना, हम उसे थर्ड पर्सन से ठीक करवाते हैं। क्लियर है? एक बीमारी होती है इंटरनली, एक एक्सटर्नल वो भी होती है, जैसे कि मान लो कि भाई कोई प्रॉब्लम है आपको, कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर से ठीक करवा रहे हो। एक ऐसी चीज है जो आपको पता है कि आपका स्टेमिना कमजोर हो रखा है, आपको लगता है आप इंटरनली एक तरीके से कमजोर वीक हो, ऊपर से ठीक दिख रहे हो, कुछ लोग देखा होगा हष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी बीमारियां होती है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम ये है कि यदि इंटरनली प्रॉब्लम है तो उसको इंटरनली रिजॉल्व करना है, और एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, कुछ चीजें ऐसी जो अंदर से सब ठीक है लेकिन बाहर से प्रॉब्लम है, यानी कि मैं दिख रहा है कि ये कैंसर है, तो आप इंटरनली कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसका आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे बाहर डॉक्टर से। लेकिन इंटरनली कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम कोविड की टाइम की बात करते हैं तो हमारा स्टेमिना बहुत डाउन हो रहा था, हमारी इम्यूनिटी पावर जो थी वो कमजोर हो रही थी। उस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें ले रहे थे, खाने पीने की चीजें, हम जो हरी सब्जियां ले रहे थे, ताजा फल ले रहे थे, मार्केट की चीजें बंद कर दी थी हम लोगों ने, जो नॉर्मली चीजें होती खाने वो हमने बंद कर दी थी। हम अपनी जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचुरल योगा करना स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। इससे हम क्या कर रहे थे, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे थे। सेम उसी पैटर्न पर हम बिजनेस को भी देखते हैं। यदि बिजनेस अंदर से खराब है, ऊपर से सब बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इंटरनली प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको इंटरनली ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। अंदर जो भी ये लगता है ये भैया ठीक है, ये यहां से हटाओ, इसको वो खाना है, ये खाना है, ये पीना है, इसको नहीं खाना, यानी हमने क्या किया, अंदर ही अंदर उस चीजों को ठीक कर लिया। एक तो घर की बात घर के अंदर ही खत्म हो जाए, एक घर की बात बाहर निकल करके आ रही है। यदि घर की बात ज्यादा सिचुएशन खराब है तो अब आपको बाहर आना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब मर्जर और अमालगमेशन होता है, एक्सटर्नल जब होता है, तो वहां पर एक्सटर्नल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि भैया तुम चाहो ना चाहो बाहर के लोगों को पता जरूर लग जाएगा कि तुम्हारे बिजनेस में क्या चल रहा है। लेकिन इंटरनली क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी वीकनेस क्या है, तो हम उसको अंदर ही अंदर ठीक कर रहे हैं। अपने लोगों को बुलाया, बोला भैया ये सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को मैं हैंडल ऐसे करना है, तो बताइए मेरे को क्या रेजोल्यूशन देना चाहते हो। तो उस केस के अंदर कुछ प्लान्स बनते, कुछ स्कीम बनती है, और उन स्कीम को इंटरनली सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करने के बाद उसको इंप्लीमेंट में डालते हैं। तो सिमिलरली मैं आज जो बात करने वाला हूं वो बेटा बात करने वाला हूं, आपके पास कौन सा बेटा, देखो, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन। क्या बात करने वाला हूं बताओ मैं?
इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन की बात करने वाला हूं। तो इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि भैया हम किस तरीके से जो बिजनेस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। क्या हो गया इसको? अरे, काम ही नहीं कर रहा पेन हमारा। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा, हाईलाइटर काम नहीं कर रहा बस। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम बात किसी करने वाले बेटा बताओ? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। आज का सेशन इसी के ऊपर होगा, और फिर हम इसकी बात करेंगे कल, जिसके अंदर हम डिमर्जर की बात करेंगे, डिमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल की बात करेंगे, और एक टॉपिक और होगा अमालगमेशन। अमालगमेशन और डिमर्जर दो टॉपिक की कल बात करेंगे। इसके साथ ही हम इन डेज को खत्म करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आएंगे सीधा हम एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस पर, या फिर हम 110 और खत्म करेंगे, क्योंकि फिर सीधा हम पेपर एक साथ उठाएंगे तो क्या होगा कि दोनों ही टॉपिक के 110 का और 103 के दोनों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो डेफिनेटली फिर हमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हेडिंग डालो मेरे बच्चे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है कि भैया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है यदि हमारी कंपनी की सिचुएशन खराब हो रखी है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग रहा है कि यार बहुत दिक्कत है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि अंदर अंदर से कुछ चीजों को इधर से उधर उठा करके इंटरनली हम चीजों को रिजोल्व कर सकते हैं, और वो जो इंटरनली जो काम करने वाले हैं उसके लिए एक स्कीम बनाएंगे, और स्कीम के थ्रू हम जो शेयर होल्डर हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, जिन पर उनका इम्पैक्ट आ रहा है, उन सबको बिठाएंगे, बोला भैया तो ये ऐसे ऐसे करना है, फिर आप बताओ भाई क्या करना चाहते हो। उनका अप्रूवल आने के बाद फिर स्कीम को अप्रूव कर दिया जाता है, अप्रूव करने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, देन उसके बाद बिजनेस की सिचुएशन ठीक ठाक हो जाती है। सर कैसी बात कर रहे हो? ये बेसिकली जब होता है तब जब आपकी कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे आपके डेबिट रिजर्व क्रिएट हो गए। डेबिट रिजर्व का मतलब है आपके लॉसेज क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, आपके पास इतने लॉस क्रिएट हो रखे हैं, आपको दिख रहा है कि करें क्या, कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं है। किसी इन्वेस्टर को हम लाते हैं कि भैया आओ बिजनेस में पैसा लगाओ, तो बैलेंस शीट के लॉस को देखकर बाहर हो जाता है कि भैया नहीं, आपके बिजनेस में पैसा लगाना रिस्की है। इसलिए वो करते क्या है उस केस के अंदर, ऐसे सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो बोलते हैं ठीक है, उस लॉस को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो लॉसेज है, अब जब नया हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो लॉसेज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और रिमूव कैसे करेंगे वो हमें देखना है। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से आपकी बात को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बैलेंस शीट दे रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, ओनली फॉर अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे बच्चे। जब मैं कंसेप्ट कराऊंगा तो वहां पर चीज को थोड़ा और हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये आपके असेट्स हैं, ये आपके पास लायबिलिटी है, ये है मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मान लो 100 के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास है नहीं है, आपस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है वो आपके पास 80 रुपए की है, करंट लायबिलिटी आपके पास 20 रुपए की है। टोटल 200 का आपके पास बैलेंस शीट का टोटल है, 200 का। यहीं पर हम बात करते हैं, बताओ, नॉन करंट असेट्स की बात करते हैं तो 120 की है। वहीं पर आपके पास बात करते पी एंडल का डेबिट बैलेंस है तो वो आपके पास 50 रुपीज का है, और यहां पर बात करते करंट असेट्स की तो वो है आपका 30 रुपीज की। मेरी बात क्लियर है? अब समस्या कहां पर आ रही है मेरे बच्चे? समस्या कहां पर आ रही है? समस्या आपकी जो आ रही है वो यहां आ रही है, समस्या वो यहां पर आ रही है। ठीक है, इस पर आ रही है, थोड़ा सा और कलरफुल कर दो इसको। आपकी समस्या यहां पर आ रही है, मेरी बात क्लियर है? आपकी समस्या कहां आ रही है? इस लॉस पर आ रही है। सॉरी 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 सॉरी, कहां देख रहे हैं यार, कहां देख रहे हैं? आपकी समस्या मेरे बच्चे यहां पर आ रही है, इस लॉस पर। कोई भी देखता है तो देखता है यार, रिजर्व तो है ही नहीं है, पैसा लगे नहीं, बिजनेस लॉस में चल रहा है इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं, हम अंदर एक इंटरनल मीटिंग बुलाते हैं और हम बोलते हैं भैया देखो, आप नॉन करंट लायबिलिटी है आपके पास, 80 रुपए मांगते हो, तुम ऐसा करो भैया ना, ऐसा करो आप 50 रुपए ले लेना। क्या 50 रुपए ले लोगे? बोला कि देखो तुम नहीं लोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, बोलो ना डिजॉल्व हो जाएगी आपकी कंपनी। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ऐसा करो, आप 80 रुपए मांगते हो, आप ऐसा करो 50 ले लेना। हम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लो आप 80 50 नहीं लेने को रेडी होते हो तो कंपनी बंद हो जाए तो पूरा डूब जाएगा। यदि सोच के देखिए, यदि आप इसकी वजह से, आपके कम लेने की वजह से हमें कुछ अरेंजमेंट हो जाते हैं तो हमारी कंपनी वापस से स्टार्ट हो जाएगी, हम बस वापस से अपनी प्रॉफिट मेकिंग पर आ जाएंगे, तब उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे।
दूसरा मैंने बोला भाई देख करंट क्रेडिटर हो, सप्लायर माल खरीदता हूँ, भैया माए बाप देख लो यार, कंपनी बंद हो जाएगी, कुछ कंपनी बढ़ती कर लो। बोला ठीक है ऐसा करो, आप 10 मुझे कम कर दो। अब हुआ क्या, अब मैं बैलेंस शीट की जब बात कर रहा हूं, यहां पर मेरे बच्चे देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी भी 100 की है। यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी अब आपकी 50 की हो जाएंगी, वहीं पर आपकी करंट लायबिलिटी जो है वो आपके पास 10 की हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है। अब यहां देखो, आपका नॉन करंट जो असेट्स हैं वो 120 के रहेंगे, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस जो है आपका वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो करंट लायबिलिटी है वो आपके पास अभी भी 30 रुपीज की रह जाएगी। लेकिन समस्या है, यहां पर मैंने 30 रुपए का फायदा तो यहां से उठाया था, 10 का मैंने फायदा यहां से उठाया, टोटल 40 का फायदा उठाया, यहाँ 50 का, अभी भी 10 रुपए का लॉस दिखा है। फिर मैंने बोला ऐसा करो ना भैया, तुम 90 ले लेना, तुम 90 ले लेना, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो ना, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया मेरे बच्चे, मैंने ओनली फॉर और ओनली फॉर रिजर्व्स को क्या कर दिया, इक्विटी को कम देने का वादा किया, तो लायबिलिटी कम हो जाए मेरी। तो मैंने क्या किया, जो ज्यादा मांगते थे उनको कम देने का वादा कर दिया, इस तरीके की स्कीम बना ली। और तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हो गया कि आपकी जो लायबिलिटी वो कम हो गई, उसकी वजह से जो असेट्स हैं वो भी कम होंगी, और असेट्स में कौन सा बैलेंस कम होगा, आपकी जो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है वो आपका कम हो जाएगा। मैं असेट्स की भी बात कर सकता हूं, उसको मैं ज्यादा पर वैल्यू दिखा सकता हूँ कि भैया नहीं ये इतने का नहीं, ये इतने का है। मेरी बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पर असेट्स की फेयर वैल्यू निकाल दूं कि बोला भैया पीपी जो है वो मान लो 100 रुपए की नहीं भैया 120 की है, 120 की है, तो 20 रुपए का यहां पर भी रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉस को कम कर दिया, लॉस को खत्म ही कर दिया। तो अब मेरी बैलेंस शीट में लॉस नहीं दिख रहे, प्रॉफिट भी नहीं दिख रही, लेकिन लॉस मेकिंग नहीं दिख रही है, इसलिए यहां पर इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं इंटरनली ठीक करना। मैंने बाहर से कुछ नहीं किया, अंदर की चीजों को समेट लिया, लायबिलिटी जो ज्यादा मांगता कम दे दिया, असेट्स के कम को मैंने कर दिया, असेट्स बेच दी मैंने, कुछ और कर दिया, इस तरीके का अरेंजमेंट करने की कोशिश की। जो बैलेंस शीट मेरी बहुत बेकार दिख रही थी, इसमें लॉस ही लॉस दिख रहे थे, उसको मैंने अब कन्वर्ट कर दिया, या तो विदाउट लॉस, उसमें कोई लॉस नहीं है, या फिर उसके अंदर लॉस को मैंने बहुत कम कर दिया है। मेरी बात क्लियर है। तो यहां पर जो आप कर रहे हो ना, वो सारा की सारा आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा बताओ, रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, और रिजर्व क्रिएट करके उस लॉस को राइट ऑफ करने का काम करोगे। तो इसका प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि मैं लायबिलिटी को कम करूंगा, असेट्स को बढ़ा दूंगा, उससे एक रिजर्व क्रिएट होगा, और उस रिजर्व क्रिएट करने के बाद उससे जो भी आपके रिजर्व से क्रिएट होंगे, उससे आपके पास लॉस जो भी लॉसेज हैं उन सारे लॉसेज को राइट ऑफ करने का काम करोगे। सिंपल से मैं बात करूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, लायबिलिटी को कम कर रहा हूं, असेट्स को बढ़ा रहा हूं, एक रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं, उस रिजर्व से जो पैसा आया है उस पैसे से जो मेरे पास लॉस क्रिएट हो रहा है बैलेंस शीट में, उसको मैं सेट ऑफ कर दूंगा। अल्टीमेटली मेरी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, या तो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, या फिर जीरो बैलेंस दिखेगा पे एंड एल या प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस में। ठीक है, तो इसमें कुछ बात कर लिखना स्टार्ट करो, और फटाफट से हम इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। किसी के दिमाग में सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर है नहीं है। चलिए लिखिए इसमें क्या है, लाइट कलर कैसे चल रहा है ये। हम्म, चलो कोई नहीं, लाइट कलर तो लाइट कलर के साथ ही काम चलेगा अपन। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, व्हेन एंटिटी, ये सर वो व्हेन एनी एंटिटी, एनी एंटिटी हैविंग लॉसेज और करप्ट मैनेजमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ कंपनियों का मैनेजमेंट ही खराब हो गया, आपको लगता है कि इन मैनेजमेंट को हटाने के बाद ही चीज ठीक हो सकती है। जैसे अभी हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स में से इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार चारों तरफ से अपने करप्शन के अंदर क्या हो गई, फंस चुकी थी। उस केस के अंदर गवर्नमेंट को लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि देश का, दिल्ली का विकास करना है तो सरकार को बदलना पड़ेगा, मैनेजमेंट पूरा बदलना पड़ेगा।
एक लिमिट तक उनको मौका दिया जाता है, काफी सारी वार्निंग दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, भैया देख लो सुधर जाओ नहीं तो कोई दिक्कत है। फिर लास्ट में क्या करते हैं उसको, उस सरकार को चेंज करना पड़ता पब्लिक को, और एक नई सरकार बिठानी पड़ती है। बहुत सारी चीजें होती है। आपकी बिजनेस की सिचुएशन खराब एक वजह से नहीं होती है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप पास इतनी लायबिलिटी हो गई कि आप उठ ही नहीं पा रहे हो, आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे लायबिलिटी को पे करने के चक्कर, तो उस केस में भी आपके लॉस हो सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, या तो उसको मैनेजमेंट पर्सनली यूज कर रहा है, या मैनेजमेंट उनको एसोसिएट करके यूज नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल एंड मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो यानी कि लॉस होने का एक रीजन ये नहीं हो सकता कि खर्चे ज्यादा हैं, आप चाह कर के भी कम नहीं कर पा रहे हो। ये रीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि ये रीजन ऐसा है कि रिसोर्सेज अच्छे हैं, यूज भी कर पा रहे हो, लेकिन आप चाह करके भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि आपके पास इतनी सारी लायबिलिटीज हैं कि आप लायबिलिटी पर खर्चा बहुत हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट इतना करप्ट हो गया हो, वो चाह करके भी ना कर रहा हो, या वो उनके पर्सनल रिसोर्सेज के अंदर, या उनको पर्सनली यूज कर रहा हो, तो उस केस के अंदर लगता है कि हमें मैनेजमेंट को चेंज करना है, तो उस केस के अंदर कंपनी अपने मैनेजमेंट को भी इंटरनली चेंज कर सकती है। मैनेजमेंट का इंटरनली चेंज होना भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए, तो निकलेगा करप्ट ऑफ मैनेजमेंट, देन कंपनी कंपनी रिकंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। इसमें लिख लो, बाय वे ऑफ बाय वे ऑफ चेंजेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, और चेंजेज मतलब मेजर चेंजेज इन मैनेजमेंट, मेजर चेंजेज इन मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, इट मे बी इट मे बी इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली, बेसिकली मैं अभी इसमें इंटरनली ही बात कर रहा हूं, बट रिस्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है कंपनी का, वो एक्सटर्नली भी चेंज हो सकता है और इंटरनली भी चेंज हो सकता है। बट बेसिकली क्योंकि मेरे दिमाग में सवाल है कि भैया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर मैं बेसिकली इंटरनल की ही बात को समझते हुए चलूंगा, बट मैं यहाँ पर दोनों साथ को एक साथ लेकर के भी चल रहा हूँ। पॉसिबल। आगे लिखा, इफ अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर received, then then make adjustment। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी अपने को रिकंस्ट्रक्ट कब करती है? रिकंस्ट्रक्ट ऑफ द कंपनी। दो केस हो सकते हैं। दो केस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? या तो हाई लॉसेज, दूसरा करप्ट ऑफ मैनेजमेंट।
दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या दोनों भी हो सकती हैं। यदि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो चेंजेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। और यदि यहां पर हुआ है तो यहां पर करेंगे मेजर चेंजेज इन मैनेजमेंट, कि भैया जो डायरेक्टर्स हैं, हो सकता है डायरेक्टर्स में प्रॉब्लम हो, उनको हटाओगे, होता ही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप उस पर मेजरली चेंज करोगे। इन दोनों की दोनों केसेज में, इन दोनों की दोनों केसेज में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम क्रेडिटर से, क्योंकि जो मालिक हैं बेसिकली वही इस प्रपोजल को डलवा रहे हैं, तो मालिकों की तो परमिशन ऑटोमेटिक है ही है। तो हम शेयर होल्डर की अप्रूवल की बात करते हैं तो उनकी अप्रूवल तो आएगी ही आएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में अब मैनेजमेंट बाहरी भरकम चेंज हो रहा है, इसलिए क्रेडिटर जिन्होंने पैसा दे रखा बिजनेस को चलाने के लिए, उनकी भी आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो अप्रूवल आएगा किसका बेटा बताओ? क्रेडिटर का। आने के बाद स्कीम क्या हो जाएगी बेटा बताओ? अप्रूव हो जाएगी। और स्कीम अप्रूव होने के बाद फिर उसको हम कर देंगे इंप्लीमेंट। मेरी बात क्लियर है? इस तरीके का प्रोसीजर आपके साथ चलता रहेगा और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हम आगे चलेंगे। मैं अभी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो वहां पर तो आपके एसआर वगैरह जो लीगल कंप्लायंसेज हैं वो बढ़ जाएंगी। वहां पर मुझे मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं एज ए अकाउंटेंट काम कर रहा हूं। तो वहां पर मुझे ट्रीटमेंट देखने पड़ेंगे कब? जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में मेजरली चेंज आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर हिल रहा है अब। तो उस केस में क्या होगा? तो मैं दो चीज करूंगा, क्या बताओ? क्या? रिडक्शन इन लायबिलिटी और इक्विटी। यदि इक्विटी और लायबिलिटी में रिडक्शन आ जाता है, रिडक्शन आता है मतलब हम कम करना चाहते हैं, मैंने मालिकों से बोला 100 रुपए मांगते हो, 20 पकड़ो, या क्रिएटर बोला 100 मांगते हो, 80 ले जाओ, तो रेडी हो भाई, कैपिटल को कम करने पर रेडी हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या एंट्री डालेंगे सर? सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी तो यही है कि देखो सर आपकी कैपिटल कम हो रही है या लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, डेबिट कर डालो। एग्जैक्टली exactly। तो मैंने एंट्री कर दूंगा लायबिलिटी या कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन है। तो मैं यहां पर जो एंट्री यूज करूंगा वो कैपिटल रिडक्शन यूज करूंगा, अकाउंट। आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी यूज कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट, रिकंस्ट्रक्शन रिजर्व अकाउंट, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट बेसिकली में कैपिटल रिडक्शन यूज करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? और मान लो आपकी लायबिलिटी इक्विटी बढ़ जाती है, तो वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हो जाती है, तो क्या करोगे? तो उस केस के अंदर और भी आसान है, इसके अपोजिट एंट्री डाल दो। सर क्या बताओ? कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दोगे और टू लायबिलिटी और कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? क्या है इसका बताओ? इफ कैपिटल और लायबिलिटी इज इंक्रीज ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे पॉइंट नंबर 2।
बी। इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स में इंक्रीमेंटल आता है, एंट्री आसान है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन। और इसी के अपोजिट बताओ क्या हो जाता है बेटा, बताओ। इफ डिक्रीज इन असेट्स, तो इसका अपोजिट एंट्री बन जाएगा, इसका अपोजिट एंट्री बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ये जो लास्ट में आएगा, ये जो लास्ट में आएगा बस क्या, पैसा, जो आपका रिजर्व क्रिएट हुआ कौन सा वाला, कैपिटल रिडक्शन, इसको यूज कहां पर करोगे, सेट ऑफ। तो लिखिएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड फॉर सेट ऑफ लॉसेज, लॉसेज को सेट ऑफ करने में काम करेंगे। तो जो आपका डेबिट बैलेंस होगा वो हो जाएगा क्रेडिट, तो पी एंड एल जो लॉसेज हैं, और ये हो जाएगा डेबिट क्योंकि यहां से यूज हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है उस केस के अंदर आपका आएगा। ठीक है, और एक लास्ट में एक एंट्री और डाल लो, इफ एनी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डालोगे, क्या बताओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या डालोगे, कैपिटल रिजर्व। एक नोट और डालना है आपको इसके अंदर, एक नोट और डालना है, वो इंपॉर्टेंट नोट है। इफ अनरिकॉर्डेड, इफ अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटी, नहीं रहने दो, इसको रहने दो ना, इसको रहने दो आप, इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। चलिए क्लियर है कहानी यहाँ तक, ये चीज आपके सामने है। आओ फटाफट से मैंने क्वेश्चन डाला है इसके अंदर, आपको एग्जाम्पल हर टाइप का डाला है, टेंशन वाला। एक बच्चों के दिमाग में सवाल होगा, एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाना है, इसी पर बेसिक क्वेश्चन और बनाया हमने, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहां पर मैंने बताया था, यहां पर जो ए एक तो है मेरे पास, पी लिमिटेड है, एक क्यू लिमिटेड है, क्यू लिमिटेड बंद हो चुकी है क्योंकि यहां पर इसने ए लिमिटेड एक्वायर किया है, क्यू लिमिटेड बिजनेस पूरा ही खरीद लिया, पूरा खरीद लिया। तो अब आगे जो कैरी करेगा ए लिमिटेड के पी के हिसाब से करेगा, तो यहाँ पर एक डिजोल्व हो जाएगी, मतलब फर्म सामने को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक लैंग्वेज और है मेरे पास, मैं थोड़ा सा और लेके जाता हूँ अंदर ही, कितना नीचे ले गया है उसको मैं, माल कमीशन, एक सेकंड रुको। यही क्वेश्चन मैंने एक फेज में और डाला है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बोलोगे सर बुक में आंसर कुछ और दे रखा है, बुक में उसकी लैंग्वेज भी अलग दे रखी है।
डाला तो था इसके अंदर क्वेश्चन में। आप देखना, एक चीज बताऊंगा मैं आपके लिए, एक चीज बताऊं मैं, वहां पर जो क्वेश्चन था पता नहीं कैसे मैंने डाला था इसके अंदर, तो वहां पर लिखा हुआ पी लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। उस केस के अंदर वो 100% सब्सिडी बन जाएगी, समझ रहे हो। और जब 100% सब्सिडी बन गई तो वहां पर क्यू की बुक में एंट्री नहीं डालनी है, लेकिन इस केस में आपको पी और क्यू दोनों में एंट्री डालनी है, क्योंकि क्यू डिजोल्व हो रही है तो डिजोल्व की एंट्री होगी, पी एक्वायर कर रही है तो एक्वायर की एंट्री होगी, लेकिन 100% शेयर्स के अंदर क्यू के अंदर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, था ये थोड़ा मेजर डिफरेंस था, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर स्टडी मेट में कुछ ये है, तो वहां पर लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी ना आपके लिए, वो लैंग्वेज देखना। वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला है इसमें, बाद में सोचना देखना पड़ेगा इसके अंदर। चलिए, आ जाओ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कहाँ है भाई, ये रहा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 ऑफ खुशाल लिमिटेड। खुशाल लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और हमारे पास कुछ बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर दे रखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ भैया देखो क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी प्रेफरेंस या डिविडेंड अरियर्स है 60,000 का, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पर आकर के। ठीक है, हमारे पास एक लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सेटल कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली सेटल कर देंगे। क्या सेटलमेंट करेंगे वो देखने वाले हैं भाई। 60,000 का डिविडेंड पर अरियर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं भैया, क्या डिसाइड कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि डिसाइड कर रहे हैं कि अपॉन फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन विच वर डिले अप्रूव बाय ऑल कंसर्न एंड पुट इन द इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017, जितने भी कंसर्न पार्टी थी, जैसे क्रिएटर की बात करें, सी रोडर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, सब ने अप्रूवल दे दिया, अब ये जाओ इस स्कीम को अप्लाई कर दो, और स्कीम की कंडीशंस क्या वो देख लो। पहली कंडीशन क्या बोलती है, बोलता है प्रेफरेंशियल आर कन्वर्टेड 12% unsecured debentures of 100 each with agree 70% of dues including arrear of dividend। क्या बोल रहा है भैया, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस इनके पास जो डिविडेंड अरियर है 60,000 का, इन दोनों का जो 70% है उसको हम 12% प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देते हैं डिवेंचर के अंदर, अभी भी 30% पार्ट बच रहा है, तो मैं ऐसा कह दूं, जो आपके पास प्रेफरेंशियल कैपिटल है और एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, उसके दो पार्ट कर दिए भाई साहब ने। कितने पार्ट कर दिए मेरे बच्चे बताओ, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस डिविडेंड दो पार्ट कर दिए, एक 70% एक 30%। 70% कन्वर्ट कर दिया डिवेंचर में, कन्वर्ट कर दिया डिवेंचर में, बाकी का एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर्स 50 पेड अपॉन द इशूड द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी परमिटेड इन इशू एडिशनल शेयर्स। बोल रहा बाकी के हमने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सेस कर रहा है, तो ये मान के चलो कि उसका अप्रूवल है, यानी आप उसका एसआर पास कर चुके हो, और आपको उसके रेस्पेक्ट में आपने अपने आर्टिकल में भी चेंज कर डाला है। मेरी बात क्लियर है, तो आपको लीगली कंप्लायंस से नहीं अटकना है, आपको ओवरराइड कर रहा है अथॉराइज कैपिटल, मान लो कि आपने एसआर पास कर रखा है, उसके लिए परमिट है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर है बेटा, आज तक का नहीं, एक एंट्री दो एंट्री तो आपकी यहां पर पास होगी। आगे जाओ, इक्विटी शेयर वुड बी रिड्यूस बाय शेयर 50 ईच के हिसाब से। अब देखो आपके ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा बताओ, आपके ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, सर ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारे पास 8,50,000 की, 100 रुपए का था, तो इसको आधा कर दो 50 पर, तो मैं कहूं तो 85 मल्टीप्लाई 50, आपकी कैपिटल 4,25,000 से कम हो जाएगी। 4,25,000 से कैपिटल कम होगी तो एंट्री डालोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 425 के हिसाब से। मैं एंट्री बता रहा हूं, बाकी आप इनको मैं आपको टाइम भी दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एंट्री ही डालनी है आपको, और नहीं हो तो उसके बाद मैं इसको करवाऊंगा। आगे लिखा सिंस गुडविल हैज नो वैल्यू द सेम इज द राइट ऑफ द फुल्ली। आप गुडविल है तो गुडविल को खत्म करना है, बुक से राइट ऑफ करना है, क्योंकि 1 लाख रुपए गुडविल दिखा रखी है बिजनेस के अंदर, तो बोल रहा है कि वैल्यू जीरो है आज, तो इसका असेट्स खत्म होगी, तो क्रेडिट करना पड़ेगा कि डेबिट बैलेंस हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री क्या डालोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्या डालोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एंट्री भी बताता जा रहा हूं इमीडिएटली। आगे देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टू बी रिफ्लेक्टेड 60,000। भैया आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 दिखा रखी है, पहले कितनी है 40, तो 20 से बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितने से 20,000 से। स्टॉक इन ट्रेड, आगे देखो क्या बोला गया आगे,
आगे बोला ऑब्सोल्यूट आइटम इन स्टॉक 75,000 आर टू बी राइट ऑफ, यानी कि क्या कर दिया भैया, जो आपका स्टॉक था उसमें कुछ ऐसे थे जो एब्सोल्यूट थे, खराब हो गए थे, 75,000 को हमने क्या कर दिया इसमें से राइट ऑफ कर दिया है। तो जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, 75 से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा तो स्टॉक को क्रेडिट कर दूंगा, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर डालूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। बेड डेट्स टू बी एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल डेटर्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर, 5% प्रोविजन बनाना, प्रोविजन बनाओगे तो आपके डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले देख लो प्रोविजन बना हुआ है क्या ऑलरेडी, नहीं बना हुआ है, तो नहीं बना हुआ तो डेटर आपके कम हो जाएंगे, इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा भी कह सकते हो। और चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी जो असेट्स है वो घट जाएगी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री क्या डालोगे, टू करोगे लायबिलिटी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और कैपिटल रिडक्शन कर दोगे डेबिट। ठीक है, ये एंट्री डाल दोगे टू डेटर कैपिटल रिडक्शन डेबिट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ एक्सटेंट ऑफ 5% हो गया। फिक्स्ड असेट्स टू बी राइट डाउन बाय 180, अब फिक्स्ड असेट को डायरेक्टली 180 क्या कर दो, राइट 180 से डाउन कर दो। द कंपनी कैरिड ऑन ट्रेडिंग फॉर 6 मंथ अप टू 31 दिसंबर 2017 एंड मेड नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख का, आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द 25% आपकी डेप्रिसिएशन भी लगेगा पर एनम ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू द फिक्स्ड असेट्स, द हाफ ईयरली वर्किंग रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ सन्ड्री डेटर्स बाय 80, स्टॉक इतना इतना, या रिवाइज वैल्यू दे रखी है तो आप इसे बैलेंस शीट बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में उसने ओनली फॉर एंट्री पूछी है, तो नीचे का डाटा आपका कोई काम का नहीं है, नीचे का जो डेटा दे रखा है वो डेटा आपके लिए अभी कोई काम का नहीं है। यदि बैलेंस शीट बनवाता है तो डेफिनेटली वो आपकी रिवाइज्ड वैल्यू है, वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, दैट इज कैरिंग अमाउंट आपका दे रखा है। ठीक है, अब फटाफट फटाफट से आप देखना चाहो तो एंट्री डाल दो, आप एंट्री डाल लोगे मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूं आप एंट्री डाल लोगे, मुझे जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इसको डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है, और जस्ट नेक्स्ट सेशन, क्योंकि बेसिकली मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग से ही एक टॉपिक डालना था, तो यहाँ पर इंट्रिया में बता चुका हूं, वहां पर मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है, आप डालिएगा। और इसके बाद भी कोई दिक्कत है डेफिनेटली आप नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां कॉन्टेक्ट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट था जो सबसे मेजर वाला है, मैं अभी बता देता हूं आपके लिए, वो ये वाला है, पहला वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बच्चा? तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, जब हम जब पेपर को देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी कि हाँ सर ये सच में एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि मुझे अलग अलग हर जो नया टॉपिक आएगा उसका अलग लेक्चर ही डाल के बनाऊंगा, छोटा भी हो सकता है लेकिन हमें डालना है। जब हम पेपर करेंगे तो एक साथ होंगे तो वहां दिक्कत नहीं, वहां 3-3 4-4 घंटे क्लास लेकर खत्म करेंगे उस चीजों का, बोलो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर।